अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आज सुबह किसने कितनी फॉग कराची में एक्सपीरियंस की, बिकॉज लिटरली वेयर आई लिव व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग और मेरे घर के बिल्कुल सामने समुंदर नज़र आता है। समुंदर नहीं नज़र आता था, मतलब इट्स लाइक अ स्टोन थ्रो अवे, और इतना फॉगी था। आई हैड टू टेक पिक्चर्स, आई कुडंट बिलीव कि कोई बिल्डिंग्स, नथिंग, यू कुडंट सी एनीथिंग। और देन आई आस्क्ड यू, फिर वो जो डबल इंडिकेटर ऑन किए हुए होते हैं ना गाड़ियों, मतलब वो बिल्कुल ना लाहौर वाली फील्स आ रही थी, वो वाली फीलिंग थी। हुमा की तरफ ये आलम था, लेकिन हमारे यहाँ निस्बतन आज धुंध थी, ज़रा आपको हद निगाह निस्बतन कम थी, लेकिन जाहिर है बाकी तो इट इज़ रिलेटिवली वार्मर मॉर्निंग अगेन, और ह्यूमिडिटी भी उरूज पर है। तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मैक्सिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने का इम्कान है, वो फील्स लाइक होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज 92% अगर आपके पास ह्यूमिडिटी हो तो फिर वो 31-34 महसूस होता है। और प्रैक्टिकली द स्प्रिंग डिडंट कम, सो वो जो बाहर का मौसम आया करता था वो अब नहीं आया। हमने डायरेक्ट ज़रा ठंडे मौसम से, कल परसों भी अब्दुल्ला हम बात कर रहे थे कि हमारे ये मौसम चेंजेस में, ये ऑब्वियसली मौसमियाती चेंजेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो ही रहे हैं, उसमें हमारा स्प्रिंग टाइम, बाहर टाइम जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। बिकॉज वहाँ सर्दी जो कि कोई ख़ास आई भी नहीं, वो ख़त्म हुई कि गर्मी स्टार्ट होगी, वो बीच का सारा सिचुएशन जो है वो चली गई। खैर एनीवे, दिस इज समथिंग जस्ट वी वांटेड टू मेंशन। अच्छा जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा मौसम है, और इस मौसम का हमने बड़े अरसे इंतज़ार किया है। आईसीसी का ये टूर्नामेंट एक माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि हम उस जनरेशन में से हैं जिन्होंने ये सारा होते हुए देखा है। मतलब किस तरह से सीरीज हो रहे थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी थी और भी मामलात थे, फिर एक इंसिडेंट हुआ और देन देयर वाज अ टोटल ब्लैकआउट। सब खत्म हुआ। कैन यू इमेजिन, मतलब आजकल जो लोगों ने वो टाइम ना एक्सपीरियंस किया हुआ, कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितना हार्ट ब्रेकिंग था, कि क्या ज़बरदस्त सीन एक चल रहा था एंड देन इट जस्ट वैनिश्ड, ख़त्म हो गया। इट डिसअपीयर्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे मुल्क से। और हम ये देखते हुए बड़े हुए, लिटरली हमने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, और भी हालात थे, और फिर देन दिस हैपनिंग, बड़ी एक क्या उसे कहते हैं, ओवरवेलमिंग सी फीलिंग हो रही है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली दिस इज वेरी एक्साइटिंग, और सारी टीमें आ रही हैं। और एज वी स्पीक एक्चुअली आज कौन सी टीम आई है? अभी थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, न्यूजीलैंड की तो आपको पता है ऑलरेडी ट्राई सीरीज चल रही थी, वो हो गया था। साउथ अफ्रीका भी इधर है, अफगानिस्तान भी इधर ही है। तो अब ऑस्ट्रेलियन, एंड हियर यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू that even they have arrived. So they also have arrived, और इनका भी इस्तकबाल किया गया, और फूल पेश किए जा रहे हैं। जो टीम पहुंच रही है पाकिस्तान, दिस इज़ अ बिग डील फॉर अस, और हम अपनी मेहमान नवाजी में इंशाअल्लाह कोई कसर नहीं उठा रखेंगे, और होपफुली ये भरपूर कामयाब रहे टूर्नामेंट। अच्छा, और टूर्नामेंट तो कामयाब रहे, पाकिस्तान टीम भी कामयाब रहे। अच्छा, ये मनाजिर आप देख रहे होंगे, अब ये क्या हो रहा है जी? ये कल जो पूरी एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीब हुई है हजूरी बाग में, मतलब शानदार किस्म के फायरवर्क्स, स्टार्टिंग टू दिस इवेंट, स्टार्ट टू दिस इवेंट आप कह सकते हैं। इवेंट इटसेल्फ परसों होना है स्टार्ट 19 को, लेकिन कल ज़बरदस्त किस्म का ये फंक्शन आप कह सकते हैं, एंड एवरीबडी वाज देयर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, दी के डिग्नेटरीज, मतलब आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन नहीं था। और चेयरमैन पीसीबी ने इस मौके पे खिताब करते हुए कहा कि बड़ी मुश्किल से और बड़े अरसा लगा है इस दिन को देखने के लिए। अब आवाम का फ़र्ज़ है कि वो स्टेडियम्स को खचाखच भरते। एब्सोल्युटली, क्योंकि काम सब कुछ हो गया है ना, एवरीथिंग फ्रॉम देयर साइड एंड एवरीबडी एल्सेस साइड इज डन। अब आवाम को आना है एज स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम्स, और एक माहौल जिसको कहते हैं ना, वो बना देना है। For nearly 3 decades, 2 generations of cricket lovers in Pakistan were deprived of experiencing a global ICC event on home. That changes now. This is your moment to fill the stadiums. I thank each and every one of you for being part of this historic moment. Let's come together to celebrate the ICC Champions Trophy 2025, a tournament that will create new memories and define new legacies. Enjoy the cricket, enjoy Pakistan. So enjoy the cricket, and लिटरली बड़ा अरसा लगा, बड़ी मेहनत लगी, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पीएसएल ने भी उसमें किरदार अदा किया। फिर आपको याद है कि बड़ी फिर नॉट सो फैंसी टीम्स ने आना यहाँ शुरू किया। बल्कि हम बिल्कुल नहीं कहेंगे नॉट सो फैंसी, एनीथिंग दैट केम, एनीथिंग, वी आर ग्रेटफुल टू देम।
जिसको लोग एट टाइम्स मजाक उड़ाते थे कि अगर ये आके कमाल भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। आपको पता है पर्टिकुलरली हमारे हमसाया मुल्क में बड़ी तकलीफ होती थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापसी के इम्कानात रोशन होते थे या फिर यहाँ कुछ होने लगता था। अभी भी आपको पता है ना, उन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है कि जी स्टेडियम्स अभी तक सही तरह मुकम्मल नहीं हुए एंड ऑल दैट। एनीवे वी वोंट गेट इनटू दैट। जुम्मे को क्या हुआ वो भी तो आपको बताना है कि जुम्मे को न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज का फाइनल हारने से पाकिस्तानी फैंस जो है वो यकीनन मायूस हुए हैं, लेकिन अब भूल कर आगे बढ़ना होगा। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि दैट व्हाट्स डन इज डन, इट्स गॉन, और अब एक और मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह मौके आते रहते हैं, हमें बस वी हैव टू कम अप टू दैट। तो 19 फरवरी को आपको बता दिया परसों चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ही पाकिस्तान से पहला मैच खेलेगा और मैदान भी कराची होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू लुक द सेम, लेकिन इंशाल्लाह वी शुड विन दिस टाइम। दुबई में क्या चल रहा है जी, उसकी भी बात करेंगे। आपको बताइए चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की इजाफी टिकटें भी लम्हों में ही बिक गई और आईसीसी ने 23 फरवरी को दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के लिए मजीद टिकट्स जारी किए थे। भारतीय टीम और बांग्लादेश की टीमें कल प्रैक्टिस करती दिखाई दी। आज बंगाल टाइगर्स पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस खेलेगी, मैच खेलेगी। सो पाकिस्तान वी हैव डन इट, और इसमें हमारी कौम ने भी साथ दिया। पीसीबी के जितने भी इस दौरान हम पूरे इस टेन्योर को देखेंगे, जितने भी सरबराहान आए, हुकूमतें आई, हमारी लॉ हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, सबका कंट्रीब्यूशन है कि आज हम ये दिन देख रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बातें करते हैं, जरा क्या चल रहा है और हमें कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। सुहेल इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, अरफा फिरोज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी से। ओके, हॉट स्पॉट्स जिनको हम कहते हैं ना, ये जगह हैं और बड़े मैचेस वगैरह होने हैं। सुहेल आपसे तो हम बातें करते रहते हैं, लेकिन ज़रा कल की तकरीब का ज़रूर बताएं। बड़े फैन फेयर के साथ ये जो आईसीसी चैंपियंस है ये स्टार्ट हुआ, किस किस ने अटेंड की ये तकरीब? वह बड़ी पुरवकार तकरीब थी यहाँ पर जो मुनक्कद हुई लाहौर फोर्ट के दीवाने आम में, और इसको नाम दिया गया था कर्टन रेजर इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और इसमें आईसीसी के नुमाइंदे भी शरीक थे। उनके सीईओ जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हुए हैं, वो अपने जब तक नहीं आएंगे नहीं उस वक्त तक अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देंगे, वो थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो थे ही थे वहाँ पर मौजूद, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, स्पीकर पंजाब असम्बली, सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर, और इसी तरह की दूसरी डिग्निटीज़ जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। और सबसे जो हाईलाइट थी इस इवेंट की वो ये थी कि 2017 में जो आखिरी मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और वो पाकिस्तान ने जीती थी, और आज भी पाकिस्तान 8 बरसों के बाद उसका दिफाई चैम्पियन है, उस टीम के अरकान ने शिरकत की थी। उनको इकट्ठे लाया गया था, मुकामी 5 स्टार होटल से लाहौर फोर्ट पहुंचाया गया था, जिसमें कप्तान सरफराज अहमद उनको लीड कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ थे, अजहर अली थे, अमाद वसीम थे, शादाब खान, जुनेद खान, मोहम्मद आमिर, इसी तरह हारिस सोहेल भी उस स्क्वाड में शामिल थे। उनको रेड कारपेट से गुजारते हुए दीवाने आम ले जाया गया और भी उनको बुलाया गया था स्टेज पर, उनका ग्रुप फ़ोटो हुआ। फिर उसके बाद सरफराज अहमद जो कि एम्बेसडर भी हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, उन्होंने टिम साउथी जो न्यूजीलैंड के तरफ से एम्बेसडर हैं, इसी तरह चैपी डोमनी जो साउथ अफ्रीकन साबिक क्रिकेटर है वो भी एम्बेसडर है, उनके साथ पैनल डिस्कशन किया इयान बिशप ने। तो उसके बाद रंगारंग एक तकरीब भी हुई जिसमें गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा भी किया, और उसके साथ साथ आतिशबाजी के एक शानदार मुजाहरे के साथ तकरीब इख्तिताम को पहुंची। मुख्तसर सी तकरीब थी और एक पुरवकार तकरीब थी, जिसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी को किक ऑफ कहना चाहिए कि वो कर दिया गया, उसका कर्टन उठा दिया गया और अब मेला सजने के लिए तैयार है। यहाँ पर पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ और दुबई का भाई क्या खूबसूरत वेन्यू है हमारा हुजूरी बाग और शाही किला भी, और लिटरली क्या स्टनिंग विजुअल्स हैं जो लाहौर से कल रिसीव हुए हैं। सेटअप सो नाइसली कि मैं सोच रही थी कि कोई भी बाहर की दुनिया से भी कोई इंटरेस्टेड हो क्रिकेट में और देख रहा हो कि जी बहुत बड़ा इवेंट है इधर,
तो ये इसको ओपनिंग कह दें, इंट्रोडक्शन कह दें, व्हाटएवर इट इज यू वांट टू कॉल इट, कर्टन रेजर जो भी आप कहना चाहते हैं, मतलब खूबसूरत लोकेशन में हुआ है एंड आई जस्ट लव इट। और मौसम भी बड़ा जबरदस्त है, मौसम भी अच्छा था। अरफा के पास चलते हैं और अरफा से जानते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है और क्रिकेट के दीवाने क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है लोगों में। थोड़ा सा अरफा जरा स्टेडियम के हवाले से भी बताएं, क्योंकि लाहौर कराची स्टेडियम्स का तो हम काफी जिक्र करते रहे, बिल्कुल उसकी लेते भी रहे हैं। अपग्रेडेशन के हवाले से अपडेट्स आप बताएं। देखिए, पाकिस्तान में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स में क्राउड की बात करें तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हमेशा एक कंसिस्टेंसी के साथ क्राउड पुलर एक तरह से रहा है। हमेशा जो हमें जैम पैक स्टेडियम्स जो है वो दिखाई रहे हैं जब भी पिंडी में मैचेस हुए हैं। लाहौर और कराची में तो काफ़ी अच्छी तशहीर की पीसीबी ने, ऑलमोस्ट जो है वो स्टेडियम्स नहीं बने, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसा नहीं है कि इसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई। इसमें अपग्रेडेशन का काम जो है वो बिल्कुल हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से लाहौर या कराची में हुआ है। पहले तो इंक्लोजर्स की बात कर लें कि 8 पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंक्लोजर्स हैं, जिनमें पहले जो 4 इंक्लोजर्स थे उनमें कुर्सियाँ नहीं लगाई गई थी और हमेशा हमें अमूमन जो है वो वलीमे वाली कुर्सियाँ जो उधर दिखाई देती थी, जो आर्जी कुर्सियाँ होती थी। अब इस बार जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से कुर्सियाँ उतारी गई हैं, उनको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम लाया गया और उनको अब नस्ब कर दिया गया है। ग्रीन और वाइट कलर की ये जो कुर्सियाँ हैं ये लगाई गई हैं। उसके साथ साथ जो 3rd फ्लोर है, जो VIP गैलरी जिसको कहते हैं, वहाँ भी फोल्डिंग कुर्सियाँ नई अब नस्ब कर दी गई हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो 2 इजाफा हुआ है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। 22 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो कुल तादाद है इनकी। उसके साथ साथ जो 3rd फ्लोर पर ही एक नई भी बिल्डिंग जो है वो एक तरह से बनाई गई है। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से काम हुए। बहुत ज़्यादा बात होती है कि पिंडी का ग्राउंड जो आउटफील्ड है वो लश ग्रीन नहीं होती उसकी ग्रास। तो ग्राउंड्समैन ने भी अंडर द सुपरविजन ऑफ टोनी हेमिंग जो हेड क्यूरेटर हैं पीसीबी के, उन्होंने भी यहाँ ग्राउंड में आकर काफ़ी काम किया और अब हमें जो 11 पिचेज़ हैं बनाई गई हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, वो हमें काफ़ी अच्छी जो है वो लग रही हैं। और जो लश ग्रीन ग्राउंड है, अब उसकी जो चेहरा है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का अब निखर कर आ गया है। और आईसीसी का भी अब वफद पहुंच गया है। जो प्रोडक्शन टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो भी हमें 2 दिन कबल पहुंचे हुए नजर आई थी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो जो तैयारियां हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब शुरू हो गई हैं और हमें लग रहा है कि अब जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो अमूमन बहुत ज़्यादा तनकीद इस पर होती थी कि इस पर क्यों अपग्रेडेशन का काम नहीं किया जाता, क्यों इसको जो है वो लवारिस छोड़ा हुआ है, क्यों कुर्सियाँ जो वो नहीं लगाई जाती, अब हमें लग रहा है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का अब चेहरा निखर कर आ गया और अब तैयार है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने के लिए जो 3 मैचेस होंगे। टिकट्स के हवाले से आपको बताऊं, देखें पाकिस्तान जी ओके, टिकट्स का बताएं। टिकट्स का मैं अब आपको बताऊं, पाकिस्तान बांग्लादेश का एक मैच है, उसके तो टिकट्स विद इन एन आवर जो वो सोल्ड आउट हो गए थे। 11 जो आउटलेट से यहाँ पीसीबी ने मुख्तस किए थे, लेकिन बाकी जो मैचेस हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसके भी बहुत ही हाईली डिमांड रही, उसके भी सारे सोल्ड आउट हो गए थे। और ये विद इन अ गेम ऑफ 2 से 3 घंटे की गेम थी जिसमें तमाम टिकट्स जो वो सोल्ड आउट हो गए। तो तीनों मैचेस जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वो सारे सोल्ड आउट हैं इस टाइम। चलिए बेहतरीन हो गया है। सारी बात से एक तो टिकट्स का सोल्ड आउट होना इज अमेजिंग। बाय द वे एडिशनल टिकट्स कुछ वहां भी हुए थे दुबई में इंडिया पाकिस्तान मैच के, वो भी बिल्कुल हाथों हाथ ही लोगों ने ले लिए। लेकिन ये जो रीसाइक्लिंग वाला आपने बताया है ना कि किस तरह गद्दाफी स्टेडियम से जो सीटें उतरी वो इधर आके लगी, आई लव दैट। मतलब रीसाइक्लिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि कोई चीज़ इस तरह जाया ना हो और रावलपिंडी स्टेडियम को ज़रूरत भी थी। चलिए सोहेल, और भी आपसे बातें करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना ही वक्त है आज की डिस्कशन के लिए। तो आपको पता है ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू अरफा, थैंक यू। सो या अच्छा जी, चलिए ये बातें हो गई। आपको पता है कि प्रैक्टिस मैचेस भी अब स्टार्ट हो ही जाएंगे, लेकिन एक जगह हम नहीं गए। वी नीड टू फाइंड आउट उधर क्या हो रहा है। दुबई में क्या तैयारी है भाई? वहाँ पे भी इतना बड़ा मैच वहाँ पे सुना है कि होटलों में ऑलरेडी रश है और पड़ गया है बुकिंग्स का, क्योंकि हमारे जो दोस्त फैमिली फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं जितने एक्साइटेड वो हैं, सारों ने टिकट्स लिए हुए हैं एंड एवरीबॉडी लॉट ऑफ पीपल आल्सो प्लान टू ट्रैवल, जिनका वीजे का कोई मसला नहीं है, वो तो जरूर अगर वो जाना चाहते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुंचेंगे उधर, जाएंगे। और हमारे यहाँ से तो लोग जाएंगे, भारत से कितने लोग आएंगे? हाँ, मतलब ये तो फिर से भी आएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी मैच एंड हाफ। सिफ्ते आरफ हमें अपडेट कर रहे हैं फ्रॉम दुबई। जी, दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकें जोबन पर हैं और भारतीय टीम जो यहाँ पर पहुँच चुकी है, बांग्लादेश टीम जो यहाँ दुबई पहुँच चुकी है, उसकी प्रैक्टिस जारी है मुख्तलिफ औकात में आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन यहाँ पर एक तगदो शायकीन क्रिकेट की जारी है कि किसी तरीके से पाक भारत टाकरे के जो टिकट्स हैं वो ख़रीद लिए जाएँ और बांग्लादेश और भारत के जो मैच है वो भी उसके भी टिकट्स जो हैं वो हाथों हाथ फ़रोख्त हो रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ जब यहाँ पर टिकट्स की इजाफी टिकट्स की पाक भारत टाकरे की फ़रोख्त शुरू
शुरू हुई तो उस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर ऑनलाइन कतारें लग गई। 20 से 30 हज़ार अफराद ऑनलाइन कतारों में मौजूद थे टिकट्स खरीदने के लिए, और हाथों हाथ झटपट ये टिकट्स भी फ़रोख्त हो गए। पहले लेग में भी टिकट्स की फ़रोख्त फ़ौरन हो गई थी, और दूसरे इजाफी टिकट जब यहाँ पर पेश किए गए तो भी टिकट्स हाथों हाथ बिक गए, और ये टिकट 500 दरहम से लेकर 12,500 दरहम में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं। और यकीनन ये पाक भारत टाकरा जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा, लेकिन वो लोग खुश नसीब हैं इस वक्त जिन्होंने टिकट्स ख़रीद लिए हैं पाक भारत टाकरे के, और ये मैच 23 फरवरी को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे मैं सुन रही थी सिप्टे आरिफ को, थैंक यू सो मच, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त मज़ा आता कि ये वाला मैच जो है इंडिया पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान में होता। मतलब इनको नहीं वैसे लेफ्ट आउट फील हो रहा, एक लेवल होता, और मतलब ये पूरी दुनिया मेला यहाँ सजा हुआ है। उनको नहीं लेफ्ट आउट, वो लेफ्ट आउट होना चाहते हैं ना। हाँ, होना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वैसे खिलाड़ियों को आपको पता ही है खिलाड़ियों का इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ बिल्कुल, राइट अबाउट दैट। ये सारे सियासी मामलात हैं, उनकी हुकूमत, उनकी सरकार के मामलात हैं, लेकिन क्योंकि अगर खिलाड़ियों का बस चलता तो हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर आना चाहते हैं यहाँ पे। खैर, अच्छा जी, फैज़ान लाखानी हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर हैं जो हमें बताएंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची में जहाँ पहला मैच भी होना है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, वहाँ पे क्या तैयारी है? जी हाँ बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फीवर तो अपने अरूज पर है। कल हमने देखा कि लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त कर्टन रेजर इवेंट हुआ, और यहाँ कराची में भी चारों टीमें जो कराची में मौजूद है उन्होंने तैयारियां की भरपूर अंदाज में। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमों ने यहाँ ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस की, जबकि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान वार्म अप मैच खेला गया। भरपूर अंदाज में टीमें तैयारियां कर रही है, और अब 2 ही दिन बाकी है जिसके बाद पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान में तकरीबन 1996 के बाद 29 साल के बाद बड़ा आईसीसी इवेंट हो रहा है। तो फैंस के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिला इंतजामिया के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, और हर कोई यही चाह रहा है, हर किसी की यही कोशिश है कि इस इवेंट को भरपूर अंदाज में ना सिर्फ ऑर्गेनाइज किया जाए बल्कि इसको सेलिब्रेट भी किया जाए। कराची में भी जो 19 फरवरी को पहला मैच होना है वाइस चैंपियन पाकिस्तान के लिए का न्यूजीलैंड से, तमाम टिकटें उसकी फरोख्त हो चुकी है। जो टिकटें, जितनी टिकटें उसकी सेल के लिए रखी गई थी, तमाम ही टिकटें फरोख्त हो चुकी। तो फैंस का बड़ा यहाँ पे जोशो खरोश है। पाकिस्तान अपने एजाज के साथ साथ अपनी रेपुटेशन का भी यहाँ पे दिफा करेगा। तो एक बहुत बड़ा ओकेजन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एज ए कंट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा ओकेजन है। तो वी आर सेट। बेसिकली बात हमने हर जगह कर ली है, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, दुबई, वी आर सेट फॉर द आईसीसी टूर्नामेंट। और अब बस अल्हम्दुलिल्लाह टीमें भी आना स्टार्ट हो गई हैं, टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। मतलब ये अभी बांग्लादेश पाकिस्तान वाला जो मैच है रावलपिंडी में ही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि इट वाज सोल्ड आउट विद इन लाइक अ कपल ऑफ आवर्स। दुबई वाला तो हमें पता ही है। सो और हम यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहते हैं प्रीएम्प्टिवली कि थोड़ी सी हो सकता है आपको सड़कों में मुश्किल भी हो, और होगी जहाँ भी निकलना है। एक तो आप अपना वो टाइम मार्जिन रख के, देख के, रूट्स देख के निकलें, लेकिन this is a big deal, and this is a big deal for all of us collectively as a nation, as a country. If you are going to watch the match and you are kind of stuck in that traffic, it's part of the whole excitement. So हाँ, ये दूसरी बात है, अगर आप मैच देखने ना जा रहे हो और उस रश में आप फंस जाएं तो फिर भी प्लीज जरा इजी हो जाए। जो कि आप फंसेंगे, हाँ, जो आप फंसेंगे, but avoid those routes if you can manage that. ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं वो हर शहर में बता दिए गए हैं, तो उनको ज़रा फॉलो करें, और ऑब्वियसली फैसिलिटेशन होगी, कोई नहीं चाहेगा कि आई थिंक जैसे कराची में अगर मैच है और बिल्कुल ही सेंटर ऑफ द सिटी शारा फैसल कारसाज पे अभी होता है, सारा अफेक्ट होता है, तो द ऑफिसेज, द कॉर्पोरेट्स एंड दे आल्सो एवरीबॉडी शुड कोऑपरेट। उनको भी थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, मार्जिन देने चाहिए। दुनिया में ये भी हो रहा है ना, थोड़े से अगर आपको लगता है बड़ी हैवी दिन जा रहे हैं तो कुछ वर्क फ्रॉम होम कुछ स्टाफ को दे दे, कुछ थोड़ा सा टाइम, मतलब कुछ इस तरह मैनेज करें। The HRs, should manage accordingly. Yeah, because it's a huge event in Pakistan. It is. And we should all contribute to its success. Making it good, absolutely. ब्रेक के बाद मिलते हैं। मतलब इतना वाक़या हो जाता है, ऐसा वाक़या हो जाता है कि लोगों की रात की नींद उड़ जाए।
वालिदैन अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए 100 दफ़ा सोचने लगे, वैसे भी सोचते हैं मगर अब एक खौफ तारी हो जाता है ना, जिसने सोसाइटी में शहर में खौफ फैला दिया हो और पुलिस कहे कि हमें इसका रिमांड दे दें, लेकिन रिमांड ना मिल रहा हो। वो अपने बच्चों के दोस्तों पे भी नज़र रखनी भी चाहिए और अब तो और भी ज़्यादा रखेंगे कि किस किस्म की सोबत है उनकी और कौन उनके दोस्त है, क्या फैमिलीज़। और ख़ासतौर पे ये जो हुआ है इसके बाद तो 100% यही होगा क्योंकि कराची के इलाके डिफेंस में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा केस में पेशरफ्त ऑब्वियसली हो तो रही है, लेकिन अब भी बहुत सारे मामलात हल तलब है। जैसे कि आपको बताएं, कल फैसला हुआ है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकज़ी मुलजिम अरमगान के घर से बरामद असले की जांच जो है वो CTD करेगा। CTD हुकाम के मुताबिक बरामद असला CTD आर्म ट्रैफिकिंग एंड मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले कर दिया गया है और इस बात का पता चलाया जाएगा कि ये असला कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है इन द पास्ट। आप सोचिए कि वो जो घर था जिसके इर्द गिर्द सोशल मीडिया पे गार्ड्स की एक फुटेज भी नजर आई जिस पे दर्जनों गार्ड्स होते थे, मतलब क्या खौफ व हिरास फैलाया हुआ था इलाके में, जिस पे शिकायत भी की तो गार्ड्स की तादाद कम हुई और वहाँ पे लैपटॉप्स बरामद हो रहे हैं। भाई कौन सा कॉल सेंटर चल रहा था, क्या स्कैम हो रहा था? ये जो मरकजी मुलजिम है अरगमान, आपने उसके फादर की फुटेज नहीं देखी? तो वहाँ से भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि वो माहौल क्या होगा जहाँ आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल कि वो बाप के चॉइस ऑफ वर्ड्स जिस तरह वो पेश आ रहा था, तो बेटे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि आगे क्या होना था? अच्छा जी, पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। मकतूल मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV भी सामने आ गई, उसका वॉइस नोट भी आ गया जिसमें वो बता रहा है अपने दोस्त को कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। कोई झगड़ा तो था सर्टनली, उस वॉइस नोट से भी अंदाज़ा हो रहा है। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6 बजे तकरीबन घर से निकलते देखा गया है, 6:30 बजे। मकतूल की वालिदा का कहना है कि घर से जाने के 1 घंटे बाद ही इसकी इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी। बेसिकली एक नॉन PTA फ़ोन इस्तेमाल करता था जिसको वो इंटरनेट के थ्रू चलाता था, वो जो इंटरनेट प्रोवाइडर डिवाइस होती है ना। सो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। वालिदा ने एक पुलिस अफसर पर मुलजिम का साथ देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। मुस्तफ़ा का कत्ल रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ये चीज़ बहुत कोई समझ में से बाहर है कि एक बच्चे को कत्ल करके आधी रात में गाड़ी में डाल के, जेट ब्लैक शीशे वाली गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, डिफेंस से निकली है और ऐसे मुकाम पे जाके खड़ी होती है जहाँ पे अगर उसमें पेट्रोल डाल के उसमें आग भी लगाई जाती है तो उस ब्लास्ट की किसी को आवाज़ ना आ सके। दिस वॉज अ प्री प्लान्ड थिंग। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। SSP अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पे अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपेरोल पे चल रहा था, किसके अंडर वो ये काम कर रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। SSP अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर, ही शुड बी नॉट इन द पुलिस एनीमोर। इनको हटा दो प्लीज, ऐसे अफसरों को हटा दो जो आम पब्लिक की बात नहीं सुनता है। पेनफुल। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि मुलजिम अरगमान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालदा से मैच कर गए हैं, जबकि मरकज़ी मुलजिम अरमगान के गिरफ्तार दोस्त शिराज पहले ही एतराफ़ कर चुका है कि 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से अपने घर बुलवाकर कत्ल किया था और बाद में बलूचिस्तान ले जाकर इसकी लाश गाड़ी समेत जला दी थी। तफ्तीशी हुकाम का दावा है कि जिस लड़की की वजह से अरमगान और मुस्तफ़ा में झगड़ा हुआ वो 12 को बैरून मुल्क जा चुकी थी। ऑब्वियसली उसको भी पता चल ही गया होगा कि पता लग गया होगा शायद कि हुआ क्या है। मतलब एट द सेम टाइम ये जो मुस्तफ़ा की वालिदा का बयान है इसमें बड़ा वजन है इस बात में कि काले शीशों वाली गाड़ी और नॉर्मल काले नहीं हो रहे जिसमें से कुछ आर पार नजर भी आ जाता है, जेट ब्लैक शीशों वाली बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी डिफेंस कराची से निकलती है, बलूचिस्तान पहुंच जाती है और उसको रास्ते में कोई नहीं रोक रहा, कोई पता नहीं कर रहा कि क्या है, कि इसकी डिग्गी में क्या है, इस गाड़ी में क्या है, ये बगैर नंबर प्लेट के चल कैसे रही है गाड़ी। मतलब रात के वक्त भी स्नैप चेकिंग के 36 पॉइंट्स होते हैं, क्या हो रहा था। मतलब सवाल तो फिर आम कैसे हो गया? आम शहरी वो ये सवाल जरूर कहते हैं कि जो हमें 100 बार रोकते हैं तो इस किस्म की एक चीज जा रही है, आप क्यों नहीं रोक रहे? या तो आप रोक रहे थे
और आपको पता था क्या? मतलब ये बहुत से सवाल फिर उठते हैं अगर अच्छा, अब लड़की से भी इंटरपोल के जरिए राब्ते की कोशिश की जा रही है क्योंकि लड़की का बयान लेना बहुत ज़रूरी है। शी वुड मे बी एबल टू टेल कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस आज भी अदालत से रुजू करेगी, जिसे इंसदाद दहशतगर्दी के मुंतज़म जज ने जुडिशल रिमांड पर जेल में भेज रखा है। इस फैसले पर भी काफ़ी सवालात उठाए गए, यहाँ तक कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी थी कि कत्ल जैसे अहम तरीन केस में तफ्तीश शुरू होने से पहले ही मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। पुलिस ने कैन यू इमेजिन मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है हुकूमत भी बेबस है। ये जो मुलजिम है और इसका बाप है, ये इतना बाअसर है कि एवरीथिंग सीम्स टू बी इन देयर कंट्रोल। अच्छा जी, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे। ये बाय द वे साथ हम आपको मनाजिर भी दिखा देंगे। जो अरमगान है उसके वालिद साहब और हम आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि बड़ी गाली गलौज भी हुई और मतलब एक स्टांस भी आप देख लें, बॉडी लैंग्वेज भी देख लें। बॉडी लैंग्वेज भी इसका बेटा है जो कत्ल में इस वक्त सस्पेक्ट है, उसके इल्ज़ाम में गिरफ्तार है, बट यू रियली कैन सी द कनेक्शन कि वो उस बच्चे में कहाँ से हिम्मत या जुर्रत या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल और आपका अगर आपका 20s का बेटा, मतलब आप जिसके घर में से दर्जनों लैपटॉप मिल रहे हैं, इस तरह असलहा रखा गया है, तो मतलब वो इसी माहौल में परवरिश पाई है ना उसने। एंड कैन आई जस्ट रीइटरेट वंस अगेन कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है? अव्वल तो जिनसे बच्चों की दोस्ती होती है आप मेक श्योर करें कि आपकी उन बच्चों के माँ बाप से भी दोस्ती हो। ज़ीशान शाह हमारे साथी मौजूद हैं। ज़ाहिर है जियो की पूरी टीम इस मामले को बड़े दिन से इनसे कवर कर रही है। ज़ीशान, ज़रा हमें बताइए कि एक तो ये कि जो लाश मिली उस गाड़ी में से जली हुई, ये कह देना दूसरे मुलजिम का कि बस हमने लाश जला दी, उसके ना हाथ पैर है, उसका सर नहीं है। सो इन्होंने क्या किया उस बच्चे के साथ कि पहले उसको मारा, फिर उसके जिस्म के आज़ा अलग किए, वो कहीं और फेंके? ये क्या कहानी है? देखिए अब्दुल्ला, अभी तक ये बात रूल आउट नहीं हो सकी है कि उसका जो धड़ मिला है जली हुई हालत में, तो जो बकिया आज़ा हैं जिसके अंदर सर, हाथ और पाँव शामिल हैं, वो अभी तक कहाँ हैं। जो सशर्जी जो मुलजिम सिराज ने जो अपना जो इब्तदाई बयान दिया था उसके बशराज ने, उसके अंदर उसने ये कहा था कि हमने इसको मारा था, उसके बाद में जब हाब की तरफ गए तो वो ज़िंदा, तो हमने उसको दोबारा कत्ल किया था। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि जो हमारी ईदी हुकाम से बात हुई जिन्होंने बॉडी को वसूल किया था और उसकी तदफीन की थी, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि इसकी बॉडी का सर और हाथ पाँव नहीं है। जो मेरी पुलिस हुकाम से इसके ऊपर बात हुई, उनका कहना था कि अब बहुत सारे से सवालात उठ रहे हैं, ताहम जो रिमांड मुलजमान का जब मिल जाएगा तो उसके बाद में मज़ीद इस चीज़ को रूल आउट किया जाएगा कि इन्होंने यहाँ पर इसका कत्ल किया या बलूचिस्तान ले जाकर इसका कत्ल किया, क्योंकि ये एक बहुत संगीन बात है। और अब पुलिस पर दो डबल जिम्मेदारी आयद होती है कि अब सिर्फ जिसम ही नहीं, जिसका धड़ है जो कि जिसकी तदफीन हो चुकी है उसको तो रिकवर करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ सर और हाथ और पाँव जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं लाश के साथ, उसको भी रिकवर करना पुलिस की जिम्मेदारी में इजाफा हो गया। ठीक है ज़ीशान, वो भी ऑब्वियसली ज़रूरी है कि वो हो जाए, लेकिन शिराज तो अब तक सब कुछ बता चुका है ना, कि क्योंकि ये शिराज ने एडमिट की है कि क्या क्या हुआ, कि पहले वो नहीं मरा था, फिर दोबारा उसको मारा गया। ये सारी डिटेल तो वो जो तीसरा दोस्त है शिराज, उसकी तरफ से आई है। देखिए मैं थोड़ी सी एक बात क्लियर कर दूं कि शिराज कोई इसका बचपन का दोस्त नहीं था, शिराज इसके पास काम करता था। जो ये चीज़ कनेक्टेड है, जो उसके घर से लैपटॉप्स बड़ी तादाद में बरामद हुए थे, उसका कारोबार आखिर कहता है ये एक जाली कॉल सेंटर चलाता था जो मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, लोगों को चीट करते हैं और उससे ये करोड़ों रुपए महीने का कमाता था। शिराज इसके पास काम करता था और शिराज ने ही इसका साथ दिया था जब ये वारदात हुई थी। अब तक पुलिस जिस बात के ऊपर जो कोशिश कर रही है, क्योंकि इन दोनों मुस्तफ़ा में और अरमगान में ज़रूर किसी न किसी बात की जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, इसकी वजह से उसको कितने पुराने दोस्त थे ये पता लगा है। मतलब ये एक ऐसा बच्चा अरमगान ज़ीशान जो कि इस किस्म की सरगर्मियों में क्लियरली मुलव्विस है, जिसके साथ दर्जनों गार्ड घूमते हैं, जिसके घर में असलहे के अंबार हैं। ये मुस्तफ़ा और अरमगान क्या नई दोस्ती थी? कितने पुराने दोस्त थे?
देखिए, मुस्तफ़ा अरमगान की दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी क्योंकि मुल्ज़िम अरमगान की एज 29 साल है, जबकि जो जांबाग हुआ है मुस्तफ़ा, उस नौजवान की एज 23 साल है। इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ना ही ये बचपन के दोस्त है। इनकी दोस्ती ज़रूर थी और चंद साल पुरानी दोस्ती थी। और जो हमारी तफ्तीशी काम से बात हुई है कि मुमकिन तौर पर जिस तरीके से किसी लड़की की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस बात में कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। ये मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ सामने आ रही हैं, कुछ इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। मकतूल की वालदा की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेन जो पुलिस हुकाम का पॉइंट है वो ये है कि जो इसने इतना बड़ा इक़दाम उठाया उसकी आखिर वजह क्या थी। और इस चीज़ की तस्दीक जब मुल्ज़िम अरमगान जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जो कि अभी तक रिमांड पर नहीं आ सका है, उसको रिमांड पर लेने के बाद में ये चीज़ें रूल आउट होंगी। ताहम जो घर का एक फर्स्ट फ्लोर का खुफिया कमरा और उससे इसकी मुजरिमाना सरगर्मियों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया था तो वो एक कमरा उनको पता नहीं लग पाया था। जब उस कमरे को खोला, काफ़ी क्योटिक रूम था वो, और उसके बाद में जो कालीन था वहाँ पे खून के धब्बे पुलिस को मिले थे। पहली लीड पुलिस को, वैसे तो लीड तो मिल गई थी जब इसकी लोकेशन आई थी, लेकिन जो पहला एविडेंस मिला था पुलिस को इसके घर से, वो इस घर के फर्स्ट फ्लोर के खुफिया कमरे से मिला था, जिसके बाद में डीएनए के सैंपल्स लिए गए थे और जिसकी तस्दीक 2 रोज़ कबल हो चुकी कि उसकी वालदा के जो नमूने लिए गए थे और जो कारपेट से जो ब्लड सैंपल्स मिले थे उन दोनों ने वो दोनों मैच कर गए थे। तो पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है, जबकि मुल्ज़िम के बयानात जो उसका साथी मुल्ज़िम है उसके लिए उसने अपने बयान की तस्दीक कर दी है। अब पुलिस का मेन फोकस ये है कि जो मुल्ज़िम अरमगान है, जी ज़ीशान अरमगान जो है वो जिस घर में रहता था, आप कह रहे हैं एक कमरा बंद था, उसमें उसने लैपटॉप्स वगैरह पे खून के धब्बे मिले, उस घर में कोई और भी रहता था? अरमगान की अपनी फैमिली भी है, कोई माँ बाप, बहन भाई, वालिद तो नजर आ गए, लेकिन उस घर में कौन रहता था? वो सिर्फ घर उसके काम का था, अकेला रहता था? ये ऑफिस था? नहीं अब्दुल्ला, ये जो घर इसने हासिल किया था तकरीबन 1 से 1.5 साल कबल इसने रेंट पे ये घर लिया था। 600 से 700 गज़ बड़ा ये बंगला है डिफेंस खयाबान मोमिन पर। ये इस घर में अकेला रहता था। इसी घर के कुछ हिस्से में तकरीबन 64 लैपटॉप्स लगाए गए थे जहाँ से ये अपना एक ऑपरेशन चलाता। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस शहर में 3 तलवार के पास भी एक ऑफिस है जहाँ पर ये अपना यही कॉल सेंटर का ऑफिस चलाता था। इस घर में अरमगान अकेला रहता था, बल्कि जिस वक्त रेड की गई थी और जब हम खुद, क्योंकि मैं खुद उस दिन वहाँ पर मौजूद था जब हम उसके घर के अंदर गए थे, जब पुलिस के साथ उसके घर के अंदर गए थे, तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर नज़र कि ज़्यादातर जो पहले फ्लोर पर ये अपनी सरगर्मियों के लिए घर इस्तेमाल करता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पार्टी हाउस बना हुआ था, वहाँ पर डिस्को लाइट्स लगी हुई थी। उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था घर पर नहीं रहता। इसकी जो वालिदैन है वो इसके साथ नहीं रहते। जिस दिन ये वाक़या हुआ था पुलिस ने वालदा की मदद से घर के अंदर एंटर हुई थी, क्योंकि इस सारे दौरानिए में जब पुलिस पहुंची थी वहाँ पे बेल बजाई थी। क्या इन्फ्लुएंस है वालिद साहब जो पुलिस को धमकियां देते दिखाई दिए थे, उनका क्या कारोबार है, कौन है, ये भी हम आपसे जानेंगे ज़ीशान। लेकिन ये भी ब्रीफली बता दीजिए कि एक तो ये कत्ल का इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, दूसरा ये जो गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं इसके, चाहे वो असलहा हो जिसका पता नहीं लाइसेंस है या नहीं है, या फिर वो 64 लैपटॉप एक घर से बरामद करके एक गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए लोगों से लूटे जा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, उनके केसेस भी तो अलग बनते हैं, वो बन गए। अब्दुल्ला, मैं एक चीज़ आपकी बात में ऐड करूंगा, बल्कि तस्दीक करूंगा कि ये खाली कत्ल 302 का मुकदमा नहीं बल्कि ये इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा है। इस केस में 788 की दफ़ा भी लगी है। दूसरी जानिब जो देखें, ये पहला स्टेप है। जिस वक्त मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ और जो उनकी वालदा ने इस केस को टेकअप किया, मुकदमा दर्ज कराया, मुल्ज़िम की निशानदेही हुई, जिस तरीके से भी जिस वक्त ये सारी की सारी जो गिरा खुली है वो पहले उस रैंसम कॉल से खुली है जो एक अमेरिका के नंबर से जो मकतूल की वालदा को मौसूल हुई थी। उसके बाद में पुलिस ने, एजेंसीज ने, CPLC ने इसको बैक ट्रैक करना शुरू किया और लोकेशन अरमगान के घर की आई। जो ही पुलिस अरमगान के घर पर पहुंची तो वहाँ पे उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। देखिए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक नहीं मुतादिद केसेस बनते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जिसकी FIR भी कटी है कि पुलिस पर हमला करने का केस भी इसके ऊपर है, साथ ही साथ घर से मुख्तलिफ जो असलहा बरामद हुआ है, अब इसीलिए वो वेपन ट्रैफिकिंग डेस्क के हवाले किया गया है, जो कि CTD का एक सेल
सेल है और इसको प्रॉपर्ली देखेंगे कि ये वेपन जो कि ममनुआ पुर का वेपन है ये इसके पास कहाँ से आया और ये मुतादिद किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ या नहीं। इसके अलावा क्योंकि मुलजिम की गिरफ्तार तो कर लिया गया था लेकिन जो ही रिमांड पर आ जाएगा तो इसने जो घर के अंदर जो इलीगल कॉल सेंटर चला रहा था ये डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि घर में ये मुख्तलिफ इस किस्म के कारोबार कर रहा था। बहुत सी सोशल मीडिया जी बहुत सी बातें आपने बता दी, मतलब कि इतने केसेस बन रहे हैं इस लड़के के अगेंस्ट जो कि 29 ईयर ओल्ड मैन ही कहेंगे, हम बच्चा भी नहीं है, बच्चा तो ज़ीशान आपके इसके वालिद का सवाल रह गया आपसे, अगर आप हैं तो जो वालिद साहब धमकियां दे रहे थे वो भी एक अलग केस बनता है वैसे तो उनके ऊपर, उन पे कोई केस नहीं बना और क्या ऐसा असर और रसूख है कि रिमांड भी नहीं मिल पाया? जाहिर है पैसा तो बहुत है लेकिन क्या बैकग्राउंड है फैमिली का? देखिए फिलहाल पैसे का तो इल्ज़ाम लगाने की अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है लेकिन जो मुलजिम के वालिद हैं उनका भी कोई ख़ास इतना कोई बड़ा कोई बिजनेस मंजर आम पर अभी तक ताहाल नहीं आया है। कुछ चीज़ें ज़राए से पुलिस को मौसूल हुई भी हैं लेकिन ठीक है भी कहते कोई खास मतलब कोई ऐसा कोई बस मंजर नहीं पता लगा, कोई बहुत बड़ा कोई कारोबार हो, कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हो, कोई क्या हो, लेकिन घर पे आप देख लें करोड़ों की तो गाड़ियाँ ही हैं और so many questions, जो लैपटॉप्स और असलहा और पुलिस पे हमला कर देना। अच्छा जी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी क्या हो रहा है भाई, ये पाकिस्तानी जो है ना ये कुछ दुनिया में बहुत ही अजीब किस्म का नाम जो है हमारा फैला रहे हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है वो निकाली जा रही है और ये तादाद सैकड़ों में है। हालिया दिनों में आपको बताएं कि कुछ लोग अमेरिका से भी डिपोर्ट किए गए हैं और कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्हें कराची पहुंचने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी तरह पाकिस्तानी नौजवान बैरून मुल्क जाने के चक्कर में कश्तियों के हादसात में भी आपको पता है जहाँ बहक हो रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं, जबकि दर्जनों पाकिस्तानी मुसाफिर ऑफलोड भी किए जा रहे हैं तैयारों से। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 9 ममालिक से मजीद 47 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। 9 ममालिक से सऊदी अरब से मनशियात केसेस में 6 अफराद को डिपोर्ट किया गया। आज़रबाईजान से 4 पाकिस्तानियों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर वापस, मतलब हमारी हरकतें आप देखें वहां जाके क्या क्या हो रहा है। आप श्रीलंका और जिम्बाब्वे से भी 2 पाकिस्तानी जो हैं शहरियों को बेदखल किया गया, मतलब जिम्बाब्वे तक पहुंचे हुए हैं और वहां भी सॉरी मुंह काला कर रहे हैं, वहां से निकाले जा रहे हैं। ये क्या मामला है? हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब मतलब ये हम ट्रेंड देख रहे हैं आजकल, ये अचानक हो रहा है? जाहिर है ये लोग जो हैं या ये शुरू से हो रहा था और फोकस नहीं था हमारा? शुरू से तो बहुत कम था, अब जब इधर पे हादसा हुए कश्तियों के उसके बाद कुछ ज़्यादा सख्ती हुई है। इन सारे मुल्कों को भी ज़रा ये भी ज़रा होश में आए कि देखें क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो सिलसिला था ना, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दूं कि डिपोर्ट्री का जो अगर हम 2022 की बात करें तो 2387 की, ये सिर्फ कराची की तादाद है, दूसरे एयरपोर्ट का डाटा मेरे पास नहीं है, वो भी कितना है क्या। इसी तरह 2023 में थोड़ी तेज़ी आई, 3991 के करीब वो हुआ। 2024 में ये 5030 थी तादाद। अब तेज़ी आई है उन वाक़यात के बाद जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आज तक 2400 के करीब सिर्फ इन 47 डेज में हुए हैं। अब ये तादाद स्टार्ट हुआ है, हाँ 5000 पिछले साल का अंदाजा लगाएं तो अब और आधी अब 1.5 महीने में ही हो गए, 47 दिन में। अच्छा ये जो सारे मुल्क जिम्बाब्वे से लेके यूएस खलीजी ममालिक ये डेटा सारे आपस में एक्सचेंज करते होंगे, बिकॉज एकदम से हर कोने से पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये ओवरस्टे के केसेस हैं कि और कोई वजह है? देखें इराक सबसे ज़्यादा, इराक में ओवरस्टे और इलीगल एंट्री इराक में हमने देखी है कि वहाँ से सबसे ज़्यादा तादाद 90% वो आ रहे हैं इराक से। सऊदी अरब से अपनी हरकतें हैं जो आपके सामने ही हैं, वो चोरी है, भिखारी और पता नहीं क्या कुछ एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी, कफील से गए आप काम किसी दूसरे के पास कर रहे हैं। इसी तरह यूएई से भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जो जिम्बाब्वे यूएसए इधर उधर से जो आते हैं वो तादाद उन लोगों की है, ये वो लोग हैं यानी मैं कहूँ अगर कि जो हादसाती तौर पे किसी का पासपोर्ट गुम हो गया, किसी ने कुछ और कहाँ हरकत की, जैसे अभी अपना नापसंदीदा करार देना। ये आज़रबाईजान तो
टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए है, लेकिन वहाँ मसला उन्होंने भी अब चेक लगा दिए ना, तो उनके लिए तो सब वेलकम था कि बहुत अच्छा एक टूरिज्म उनके यहाँ फैल रहा है, लेकिन अब चेक लगा दिया कि भी आप आ रहे हो, एज क्या है आपकी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास पैसे कितने जो यहाँ आप सैरो तफरी करोगे। तो ये चीज़ें जब उनके पास नहीं होती फिर उनकी हरकत सकनात देख के जाहिर है। साहब आपने इराक वाली जो बात की है कि सबसे ज़्यादा इराक से, मतलब हमें तो ये लगता है ना कि हमारे जब पाकिस्तानी कहीं इधर उधर डंकी करके जा रहे हैं बाहर, तो वो कुछ अच्छे मौके काम के, वो इराक की तो अपनी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है, तो वाई वुड पाकिस्तानी वोट कि जी पाकिस्तान से बेहतर इराक है कि इराक में रह लें। ईरान पहले था, ईरान में सख्ती हो गई है, ठीक है। देखें वो एक शेर आता है जिसका कि बहाना हो मौत का और हम उनके घर जाएं, कोई बहाना चाहिए इनको। यहाँ जाएंगे मजहबी नुक्ता नज़र से ज़ियारतों पे, इराक में भी ज़ियारतों पे, ठीक है। अब सऊदी अरब पे उमरा पे जा रहे हैं, लेकिन डेली डिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो अच्छा डिपोर्ट तो हो रहे हैं, ऑफलोड भी तो ऑफलोड जो हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट वीज़ा वाले भी डिपोर्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा का बेसिकली देखें ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकते दोबारा, बेसिकली एक SOP मेंटेन कर लिया गया है एयरपोर्ट पे कि आपके पास ये चीज़ हो, आपको ऑफलोड हो गए, आपका सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी जो फ्लाइट की टिकट है वो आपकी मिस हुई है, अदरवाइज आप तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दोबारा एयरपोर्ट जाएं तो आपको जाने दिया जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट हो गए तो कभी नहीं जा सकते, ये यहाँ इन्होंने एक चेक लगाया उसके तहत ये सारा हो रहा है। शुक्रिया। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट दीज आर द रीजनिंग्स आपके सामने है, लेकिन धड़ाधड़ डिपोर्ट भी हो रहे हैं, नंबर्स आपने देख लिए, लेकिन जो यहाँ से जा रहे हैं अगर वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स आप जा रहे हैं तो प्लीज अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपना पेपर वर्क प्रॉपर पूरा करके जाएं, वरना यू वुड आल्सो बी ऑफलोडेड। ब्रेक के बाद चलते हैं। वेलकम बैक। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, पिछले घंटे में हमने बहुत सी बातें कर ली और ख़ासतौर पे विद द अपकमिंग ICC चैम्पियनशिप, लेकिन अब हम कुछ और बात करेंगे और आपको बताएं कि मुल्क की बड़ी और शायद सबसे ज़्यादा मुतहरिक सियासी जमात तहरीक इंसाफ की परेशानियाँ जो हैं वो लगता है वक्त गुजरने के साथ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ और खींचातानियाँ। और कहने को पार्टी के ओहदेदार भी मौजूद हैं, लेकिन साफ नज़र आता है कि पार्टी का तंजीमी ढांचा जो है वो फर्द वाहिद बानी PTI पर ही खड़ा है। नतीजा क्या है इसका? नतीजा ये है कि छोटे छोटे मसलों के लिए भी पार्टी इमरान खान पर ही निसार करती है, मतलब अपनी किसी की कोई से नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन तो चले एक अलग मामला है, लेकिन कोई भी डिसीजन मेकर नहीं है। अब हालत ये हो गई है कि अडियाला जेल एक शिकायती मरकज़ बन के रह गया है। मुझे क्यों निकाला का शिकवा करते शेर अफजल मरवत भी यही समझते हैं कि साजिशियों ने उनके खिलाफ बानी PTI के कान भरे हैं। बहुत सारे रहनुमा जो आपके हक में बात करें, ऐसा कौन है जो इतना ताकतवर है कि उसने इमरान खान साहब से फैसला करा लिया आपके खिलाफ? खान के गिर्द जिन लोगों ने एसार डाला है वो तकरीबन तमाम नॉन इलेक्टेड लोग हैं। पार्टी के मामलात जो हैं अमली तौर पे वही लोग चला रहे हैं। ये एक बीमारी है, बन गई है, और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कैंसर बन जाएगी। सलमान राजा साहब ये कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब साफियों ने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब का फैसला गलत बयानी है, सारा किया जरा इनका और इनके साथियों का है। ये कहते हैं जी हम डिफेक्टिव सेक्रेटरी जनरल है, डिफेक्टिव जो है इसका उसको हम आम इस्तिलाह में गासिब कहते हैं। जिस तरीके से अगर आपको पार्टी से निकाल दिया गया, अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सदारत ले ली गई, वो सरवाइव कर पाएंगे बतौर चीफ मिनिस्टर? अली अमीन खान गंडापुर को गिराने के लिए अपने ही लोग लगे हुए हैं। साजिशी बहुत पक्के हैं या इमरान खान साहब के कान बहुत कच्चे हैं? खान साहब का इसमें कसूर नहीं है। PTI में 2 दिन के बाद किसी की तकदीर का कोई पता नहीं है, कोई जाके जनाब किसी को गिरा सकता है। चपड़ासी से लेकर चेयरमैन तक के फैसले सारे खान साहब करता है। ये जिम्मेदारियां जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलनी चाहिए थी। ये अहम और अच्छा सवाल है कि साजिशी बहुत पक्के हैं, ये कान बहुत कच्चे हैं, क्योंकि पहले जब बरसर इक़्तिदार थे तो हम हुकूमतों में ये सुनते थे कि भाई उनकी अहलिया या उनके घर में से जो भी मशवरा दिया जा रहा है कि इसको यहाँ लगा दो, उसको वहाँ लगा दो, उस्मान बुस्तार को वज़ीर आला लगा दो, वो सब कुछ मान लिया जाता था। अब जो जेल में जाके कह रहा है उसको निकाला जा रहा है या उसको हटाया जा रहा है। तो चपड़ासी भी कोई भी कुछ कर सकता है। मतलब इस तरह देखा जाए तो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है ये, हर किसी की कोई ना कोई से है। अच्छा, आपको ये बताएं कि किसी की कोई से नहीं है, से तो फर्द वाहिद की है। वो से क्या है वो तो सुन रहे हैं, तो उनकी भी कोई फिलहाल से सच नहीं है। अच्छा, आपको बताएं कि वकला और सियासी रहनुमाओं के दरमियान भी खलीज जो है अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही, और बल्कि बात यहाँ तक जा पहुँची है कि अडियाला जेल के बाहर पार्टी रहनुमा दस्त गिरबां हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने हफ्ते को अडियाला जेल के बाहर खड़े शोएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा।
ये सब कुछ हुआ है एक्चुअली, और एक दूसरे को टाउट और बिकाऊ माल के ताने भी देते रहे। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, हो जाता है इनसे वैसे अक्सर, बट होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो जाता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक कि इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, वायलेंस को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। और मुझे तो शोएब शाहीन साहब ने वापसी पे मैं तो अंदर था सुबह से, आई हैड नो आइडिया। तो ऑन माय वे बैक उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे भी कहा कि मुझे अफसोस। इमरान खान भी नाराज हुए इस पे। इमरान खान साहब को ये बात वहाँ पे आई थिंक पता चली, तो बाद में मुझे शोएब शाहीन साहब ने, तो मैंने शोएब शाहीन से कहा कि ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट एंडोर्स एनी। मैं तो अपनी वो जो वीडियो चली वो हालांकि लोगों ने उसका और तरह से लिया, बट आई फ्रैंकली स्पीक आई डू नॉट टेक प्राइड इन इट। वो एक गलत बात है, मैं गालिम गलूच वाला आदमी भी नहीं हूँ, मुझे वायलेंस पसंद भी नहीं है। दलील से बात करनी चाहिए, दलील से बात करनी चाहिए, और बाकी जो है ना ये मारा मारी, एटलीस्ट आई डू नॉट एंडोर्स। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है अब व्हाई वुड एनीबडी इंडोर्स थप्पड़ और मार कुटाई, गालम गलोच। सो या फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। शौकत साहब शुक्रिया। शौकत साहब आप पहले तो बताएं कि आप ये स्माइल कर रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या आपको बात इतनी फनी लग रही है। हम तो बता सकते हैं, लेकिन आप बताएं हमें बहुत सारी बातें फनी लग रही हैं। आप बताएं कि आपको क्यों हंसी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि पूरा मीडिया जो है वो इस बात पे लगा हुआ है कि जी एक लड़ाई हुई है और एक शेर अफजल मर्रद साहब को पार्टी से निकाला है, तो बस पार्टी जो है वो बस धड़ाम करके गिर रही है। मैं इस पे इसलिए मैं क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इतने इश्यूज हैं, आवाम बेचारी रुल रही है, हुकूमत के दावे गलत साबित हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं चीनी के लिए बंदे को भेजा था, चीनी 160 पे पहुंच गई है, ये कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई। तो इश्यूज तो और बहुत है ना, और ये कोई इशू तो नहीं है, मतलब आपको ये सबको पता है कि इस वक्त। अच्छा शौकत साहब, अगर आपका पॉइंट आ गया हो तो ज़रूर हम ये बात कहेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करते हैं और आप कहते हैं कि आवाम पे आपका एतमाद, आवाम का आप पे सबसे ज़्यादा एतमाद है, और हमारा शो शुरू हुए हुए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हुए अब इस मौजू पर पहुंचे हैं। चूंकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी कवर करना तो जरूरी है। आपसे आप ही की बात करेंगे ना शौकत साहब, बाकी बातें तो हम करते रहते हैं, आपको पता है 2 घंटे में हम क्या क्या नहीं करते, तो क्यों ना हम फिर इस थप्पड़ से ही बात कर लें। मतलब इतना ये क्यों लैक ऑफ पेशेंस हो गया है कि एक दूसरे को मरने पे उतर आए आपस में। नेचुरली बाहर जो इंप्रेशन फिर पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि इनकी इनफाइटिंग हो रही है, ये बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है आपस में। नहीं देखें, एक आम पॉलिटिकल वर्कर होता तो फिर मैं ये बात कर सकता, लेकिन दोनों वकील हैं, दोनों संजीदा हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ। इनफरादी लड़ाई है दोनों की और नहीं होना चाहिए मेरे तो ख्याल से, क्योंकि मेरे नज़दीक दोनों सीनियर लोग हैं और उम्र के इस हिस्से में है कि दोनों को समझाना चाहिए एक दूसरे लोगों को, लेकिन खुद अगर वो लड़े हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अच्छा, जैसे इनफरादी लड़ाई में आप ये जो एतमाद का फुकदान है एक दूसरे को, हर कोई शक की निगाह से देखता है और जाहिर है कोई कहता है कि जी ये बंदा इम्प्लांट किया हुआ है। ये गुफ्तगू तो हम काफ़ी सुनते रहे हैं ना कि फलाने को इम्प्लांट किया हुआ है, फलाना टाउट है, फलाना बिकाऊ माल है, मतलब सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से ही देख रहे हैं। देखिए, जो पुराने वर्कर हैं या जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये सोच रखें, लेकिन जिनको इनसिक्योरिटी होती है शायद वो ये बात कर सकते हैं कि जी आप फलां इस तरह है, फलां इस तरह है। देखो, ये इल्ज़ाम तराशी तो उस वक्त हो तो मज़ा आता है जब आपको कंफर्म हो कि जी फलां जो है फलां का गेम खेल रहा है। अब ये लड़ाई में क्या एक दूसरे को कह देते हैं, मेरा नहीं ख्याल है इस तरह। देखे, इमरान खान जेल में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई साजिशें भी होंगी, बहुत सारे लोग हमारे अंदर प्लांट भी हुए होंगे, लेकिन हमें किसी पे शक नहीं है। मैं तो देखें 96 का वर्कर हूँ और 96 से लेके अभी तक जब से पार्टी बनी नहीं थी मैं उस वक्त से बहुत सारे लोग अब प्लांट होते हैं, पहले विकटें गिरती थी, आपको याद है, सो वो अब प्लांट हो जाते हैं, लेकिन एक जमाने में वो विकटें भी गिरती थी। आपसे क्लैरिटी भी चाहते हैं, इसके बाद कुछ और बात करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब का रोल, प्रेजेंट रोल इन द पार्टी बता देंगे, मतलब वो क्यों एकदम से इन द न्यूज हो गए हैं, तो ये भी बता दें। नहीं, ये तो मीडिया लेकर आ रहा है ना। देखिए, अभी तक तो पार्टी में फॉर्मली शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये कि उनकी हमदर्दी है पार्टी के साथ
और दूसरी बात ये कि वो उनकी खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि वो 9 मई में वो उनका नाम है, वो जब उसकी सुनवाई होती है वहाँ पे तो वो भी जाते हैं, उनको भी बुलाया जाता है डेफिनेटली। तो वहाँ खान साहब आते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी आप हमदर्दी भी ना रखें, वैसे तो फॉर्मली अभी तक वो दोबारा शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियां हैं पार्टी के साथ। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि इस सारे में जब ज़ाहिर शेर अब्दुल मरवत साहब ये कहते हैं कि खान साहब को घेरा हुआ है कुछ लोगों ने जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं और वो लोग गासिब हैं, उन्होंने गासिब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और ये कैंसर है, इलाज ना किया गया तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। फिर आपको पता है अली अमीन साहब से एक ओहदा ले भी लिया गया। जुनैद अकबर साहब ये कह चुके हैं कि तमाम होम्योपैथिक लीडरशिप अब हट जाएगी और असल लीडरशिप सामने आएगी। ऐसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के ओहदे पर रह पाएंगे? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब को कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जो है वो उनका एतमाद उनको हासिल है और स्टिल है। और आप देखें कि सूबाई सदारत से हटाना जो है वो इस बात का पेशेंगोई नहीं करता कि उनको वज़ीर आला से भी हटाया जा रहा है। एक फुल टाइम सदर की ज़रूरत थी और काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया था कि जी फुल टाइम सदर की अलग ज़रूरत है, क्योंकि वर्कर जो है उनको आपने निकालना होता है, फिर ये कि उनसे मुख्तलिफ अजला के अंदर जाना होता है, तो वज़ीर आला के पास इतना टाइम तो नहीं होता है और आम नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने खुद ऑफर दी अली अमीन गंडापुर साहब ने कि जी मुझसे सदारत का ओहदा लेके जुनैद अकबर को दिया जाए। ये जुनैद अकबर साहब ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने मेरा नाम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रपोज किया था खान के आगे। तो मेरे ख्याल से उसके बाद उनकी कई मुलाकातें हो गई हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब के पी हाउस में होता है इस्लामाबाद में तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है, यहाँ जब आता है जुनैद साहब तो यहाँ मुलाकात होती है, जलसा होता है, स्टेज पे एक साथ बैठे होते हैं, सारी एक मतबली एक साथ बनती है। तो कोई इख्तलाफात की बात नहीं है। कुछ एक बंदा दो बंदा अगर देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन पार्टी में लेना की जरूरत है, वो चाहे कोई भी हो, वो डिसिप्लिन से ऊपर तो नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि शेर अफजल मरवत के बारे में और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गद्दार है या खुदा न ख्वास्ता करप्शन में मुलविस है, ऐसी कोई बात नहीं है। डिसिप्लिन की बात आई है, उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है। हमने रिक्वेस्ट की, मैंने कल भी रात को बात की है शेर अफजल भाई से, क्योंकि मेरा क्लास फेलो है, मेरे भाइयों की तरह है। मैंने उनको यही कहा कि आप खामोश रह जाएं। और हो सकता है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप पे कोई इल्जाम तो नहीं है या आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, सिर्फ आपने अगर डिसिप्लिन की वायलेशन हुई है तो ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन आप खामोश रहें। शौकत साहब, ये सबसे मुश्किल होगा उनके लिए खामोश रहना, क्योंकि उनका तो रोल ही कुछ और है, तो खामोश तो वो नहीं रह सकते ना। तो उनको ये एडवाइस कर देना दैट्स वेरी अनफेयर। अच्छा चलिए, बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। मिजाज है ना, वो खामोश रहने वाला है नहीं, बल्कि वो मुझे खामोश करने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें अच्छा ही नहीं रहेंगे खामोश, वो उनका तो बोलना ही अच्छा लगता है। वो आपको क्या कह रहे थे? बस मैंने कहा ना कि वो मुझे खामोश करने की कोशिश कर रहे थे कि यार आपको नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए, हो सकता है ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको किसी के बारे में मालूमात हो, वो बता दे, खुल्लम बता दे कि भाई ये फलां बंदा जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि सबको तो लाइन नहीं खींची जा सकती है ना, कि बहुत सारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली वो बता दे कि जी फलां बंदा खान साहब से, वो तो कह रहे हैं सलमान अकबर राजा गासिब सेक्रेटरी जनरल है, वो तो कह रहे हैं, वो तो उनका किया धरा है, उनको निकाला जाना। देखिए, सलमान अकबर राजा साहब ये ठीक है कि वो पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं, एक वकील हैं, अच्छे वकील हैं, सीनियर हैं, लेकिन देखें इस तरह के इल्जामात लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खान साहब उन पर एतमाद करते हैं। अब जब खान साहब एतमाद करते हैं हमारे लिए, तो देखें ना, इमरान खान यहाँ सबसे अहम है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब को थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए। अगर आपके इख्तलाफात हैं तो किसी बात हल भी हो सकते हैं, सीनियर बंदा है आपका, उनके साथ कोई डायरेक्ट असल तो है नहीं, आप कोई उनकी जगह तो लेने वाले नहीं है ना, वो आपकी जगह लेने वाला है, तो कोई मसला ऐसा नहीं है। लेकिन ये पार्टी में होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। ये पार्टियों के अंदर जब भी पार्टी बड़ी होती है, जब भी पार्टी फैलती है, और फिर जब लीडर जेल में हो और उनको ये पता हो कि जी मैदान खाली हो रहा है, तो होता है इस तरह। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि वो लोग रह जाएंगे जो खान से वाबस्तगी रखते हैं, वो इस पार्टी में रह जाएंगे। अच्छा शौकत साहब, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा वो ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का क्या बना, क्योंकि उसकी बातें हो रही थी पिछले हफ्ता 10 दिन से, मुलाकातें भी हो रही थी, कहाँ तक बात पहुंची?
ग्रैंड अलायंस जो है ना, मैंने आपसे कहा कि ग्रैंड अलायंस जो है ये इंशाल्लाह ताला उस स्टेज के अंदर है कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है और उसमें सारे एग्री कर चुके हैं। सिर्फ जो मॉडलिटीज़ तय होनी होती हैं या फिर ये कि कुछ जो क्योंकि JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अरसे से खलीज रहा, काफ़ी इख्तिलाफात रहे, उन हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको दूर करने की कोशिश हो रही है और वो काफ़ी हद तक दूर भी हो गए इंशाल्लाह। और अगर ये ग्रैंड अलायंस बन जाता है और इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो मेरे सीनियर लोग जो मुलाकातें हो रही है वो तो ये कह रहे हैं कि 8-10 दिन में पेशरफ्त हो जाएगी और ईद के बाद जो हम इस उसमें हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे कि ईद के बाद हम एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर सकते हैं। तो अब ये देखिए जितना जल्द मुमकिन हो सके जो JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चूँकि एक दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। एक ये कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज़ है और इस हुकूमत को हटना चाहिए, तो एक इस पे हम भी मुतफिक हैं। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है जो वो KP के हवाले से कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, इसलिए फ्रेश इलेक्शन हो जाए। तो फ्रेश इलेक्शन के लिए हम भी तैयार हैं। तो दोनों नुकात के ऊपर हम एक हैं, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह पेशरफ्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, थैंक यू। इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू हैव यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये सब इतनी तेज़ी से हो रहा है कि पता ही नहीं चलता। अब हम बहुत से कामों के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पर डिपेंडेंट हैं, मतलब यहाँ तक कि अब सब्जी वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। दिस इज़ अ चेंज नाउ जो हमने गुज़श्ता चंद सालों में ही देखा है। अगर आप रेडी से फल ख़रीद रहे हैं तो उसका भी कोई अकाउंट ज़रूर होगा जिस पे वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहा होगा। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट अब वो डर नहीं लगता कि अगर आपके पास हार्ड कैश ना हो और आप कहीं खरीदारी करने चले जाएं या फिर पैसे ख़त्म हो जाएं बीच में, तो आप यू स्टिल संडे बाजार हमने काफ़ी जगह किया हुआ है एक्चुअली, यू वुड रिमेंबर दैट। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जी और इसी हवाले से हमने बात भी करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, फिर फिनटेक की जिद्दतें भी आ रही हैं, फिर इंश्योरेंस की एक पूरी इंडस्ट्री है, वो और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या नया लेकर आ रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब में हम कहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये दुनिया के हवाले से तो हम सुनते रहते हैं ना, बट वेयर डू वी स्टैंड, और ये जानने के लिए हमारे साथ हैं जैज़ के CEO हैं जो कि चेयरमैन मोबाइल बैंक भी हैं। बिल्कुल, आमिर इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं। आमिर इब्राहिम जो हाल ही में वियन एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी बने हैं और पाकिस्तान के अलावा भी मुतादिद मुल्कों में अब आप ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस मैनेज करेंगे। बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी, फिनटेक भी कर दिया, इंशोटेक भी कर दिया, मतलब ये सारी टर्म्स माइट बी न्यू फॉर सम पीपल। फिनटेक तो चले शायद सुन लिया होगा, इंशोटेक तो बहुत ही नया है, बड़ी नई चीज़ है मतलब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट, कि क्या चीज़ है व्हिच वुड बी गुड फॉर पाकिस्तानीज इन जनरल? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, टेक बेसिकली टेक्नोलॉजी, सो ये बहुत सारी जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे उनकी जो फाउंडेशन लेयर है वो टेक्नोलॉजी है। इसीलिए आप देखते हैं कि जी एजुकेशन एड टेक बन गई, एडवर्टाइजिंग एड टेक बन गई, फाइनेंस जो है वो फिनटेक बन गई, एग्री टेक हो गया, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर टेक, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जिस तरह हम टेलीकॉम कहते थे ये एक सेक्टर नहीं है, ये क्रॉस सेक्टर इनेबलर है। हर सेक्टर की जो फाउंडेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है और जो ममालिक आगे तरक्की कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने थोड़ी देर से स्टार्ट किया, लेकिन अब ये चीज़ें ज़ाहिर होती जा रही हैं कि हम ट्रेडिशनल तरीक़ों से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एजुकेशन का नाम ले लिया जाए तो हम सबको मालूम है कि 30 मिलियन के करीब जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अब वो ट्रेडिशनल तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास इतनी ईंटें नहीं हैं, हम उस तरह एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जा सकते। फिजिकल जो है ना, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कैच अप। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कहीं आप एक बेसिक iPad या कोई इस किस्म का टैबलेट कर दें 10,000 रुपये की और इंटरनेट का कनेक्शन आप वहाँ स्कूल में पहुँचा दें तो वो ज़्यादा तेज़ी से इनेबलमेंट की तरफ जा सकते हैं। अभी आपने 2-3 सेक्टर्स का किया कि इंश्योरेंस टेक या इंश्योर टेक जिसको कहते हैं या फिनटेक जो है, इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी भी मेरा ख्याल है हम उधर नहीं है जिधर हमें होना चाहिए। कहाँ है हम? इंश्योर टेक की अगर बात करें, चले फिनटेक में और बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। इंश्योरेंस के जो टोटल प्रीमियम्स हैं वो 1% ऑफ आवर GDP हैं, तो हम एक मैसिवली अंडर इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड हैं। और इंश्योरेंस को जो पुराना तरीका था बेचने के लिए, पहले आप किसी को डराएं जी खुदा न खास्ता आप फौत हो जाएंगे, आपका बाजू कट जाएगा, तो आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे, घर वालों को क्या। तो इंश्योरेंस एक कोई भी बंदा सुबह उठ के ये नहीं कहता यार आज मैंने इंश्योरेंस खरीदनी है। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में एम्बेड कर सकें
आप कहीं जहाज़ का टिकट ख़रीद रहे हैं, उसी वक्त ऑनलाइन आप ख़रीद रहे हैं और साथ एक आ जाए कि जी आपका अगर बैगेज गुम हो गया तो क्या आप 10 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हैं कि नहीं। वो इंश्योरेंस ये अब हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा आसानी से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कि उसमें जो हमने तरीक़ाकार है, जिस तरह हमने ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना है और कस्टमर को सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स रखना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बजाय ये कि हम एक प्रोडक्ट बनाएं और उसको पुश करें, हम जिस तरह अपनी कंपनी में सोचते हैं, हम कस्टमर को बीच में रखते हैं और हमारा काम यह है कि हम कस्टमर को सर्विस करें। हम टेक्नोलॉजी नहीं बेचना चाहते, हम कस्टमर के मसले सॉल्व करना चाहते हैं। तो कस्टमर का मसला ये है कि उसको सुकून मिले। जो हमारी इंश्योरेंस एक हमारा प्रोडक्ट और कंपनी हम बना रहे हैं, उसका नाम है फ़िक्र फ्री। उसका नाम ही हमने इसलिए रखा था कि यार कस्टमर को फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, आपको सहूलतें मिलनी चाहिए, आपको एक बेहतर ज़िंदगी मिलनी चाहिए, टेंशन नहीं मिलनी चाहिए कि प्रीमियम आ गया, ये आ गया, कोई बंदा आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ पुश कर रहा है, डरा रहा है। अब जिस तरह मैं आपको एक लाइव हमारे बेसिक हमारे मोबाइल स्नैचिंग के कितने वाक़यात होते हैं। अब एक मुझे इख्तलाफ ये भी था, किसी और ने कहा जी अपना मोबाइल स्नैच कर वो खुदा न खास्ता हो जाएगा तो आप इंश्योर करा लें। अच्छा जी, इंश्योर करा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें कराना चाहिए, आई वांट टू गेट इंश्योर्ड। लेकिन अगर मोबाइल की कीमत 5 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए इंश्योरेंस के इन केस ऑफ एनी थेफ्ट और एनी थिंग हैपन्स क्या करूँगा इससे? वैल्यूएशन का भी तो मसला जी। ये एक फ्रिंज एग्जांपल है क्योंकि पाकिस्तान में कम लोगों के पास 5 लाख है, आपके पास शायद है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वैसे एक जनरल आईफोन जो है वो किसी का भी कर आईफोन अगेन जो फीसद है वो तकरीबन 1% के करीब है पाकिस्तान में। लेकिन जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका 25, 30, 40 हज़ार रुपये का एक स्मार्टफोन है। ठीक है ना। हम अपनी कंपनी में ज़्यादातर हम सोचते हैं एक नॉर्मल जो स्वीट स्पॉट है एक पाकिस्तानी कंज्यूमर का, नॉट द फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको आप एलीट कह सकते हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं वो अंडर सर्व्ड हैं। तो हम उस लिहाज से सोचते हैं और जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, आप उसमें बाय द वे 5 लाख तक भी जा सकते हैं, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई सर्विस होनी चाहिए, सर्विस होएगी क्योंकि हम किसी को डिसइन्फ्रेंचाइज नहीं करना चाहते, किसी को एलियनेट नहीं करना चाहते। अच्छा, एक तो आपका कस्टमर सेंटर ऑफ अटेंशन हो गया, एक हमारी इकोनॉमी भी तो। अच्छा, इसके अलावा भी ये भी आप जवाब दे देना, लेकिन जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, मतलब आज आप आए हैं लेकिन कुछ अर्से से हम सेगमेंट्स कर रहे हैं, हम एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हम चाहते हैं बिकॉज हर चीज़ में ही अब तो इस्तेमाल है तो लोगों को भी ज़्यादा समझ आए। आप बताएं कि किस तरह, हाउ इज़ इट बीइंग यूज्ड इन योर बिजनेस? देखें, पहली बात तो यह कि अक्सर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुन के ज़रा थोड़े से घबरा जाते हैं कि हमारी नौकरियां को ले लेंगे, पता नहीं क्या चीज़ हो जाएगी, रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। ज़ाहिर बात है पिछले 2 साल से जब से ये चैट जीपीटी आया है, हम लोग बिल्कुल एकदम से बुकला से गए हैं कि जी अब हमारी पता नहीं अब हमारी नौकरी का क्या होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो मैन वर्सेस मशीन वाली चीज़ है, ये इतना सही किस्म का एक कंपैरिजन नहीं है। मैन विद मशीन शायद बेहतर एक कंपैरिजन होए, क्योंकि जो भी बंदा आपको रिप्लेस करेगा वो मशीन या एआई नहीं करेगी, लेकिन समबडी हु यूजेस एआई विल बी बेटर क्वालिफाइड टू रिप्लेस अ पर्सन हु डजंट यूज़ एआई। तो ये एक टूल है, जिस तरह पहले ज़माने में 70 साल पहले कैलकुलेटर आ गया, तो जिस बंदे ने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया वो ज़्यादा, जिसने एक्सेल इस्तेमाल की, जिसने पावर पॉइंट, सो ये एक टूल है। और सर्टेनली जनरेटिव एआई के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर अपनी तरफ से सोच के कोई एक आपको जवाब देता है। बाकी सारी चीज़ें अभी तक जो थी, मशीन लर्निंग जो थी वो प्रोग्राम हुई भी थी कि आपने 2 + 2 का जवाब 4 ही आएगा। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कि जी मेरा ख्याल है कि मुझे कोई नई पेंटिंग बना के दो, वो ऐसी पेंटिंग बना के दे सकता है जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये एक जनरेट करती है चीज़। अच्छा, बिजनेसेस में भी हम बहुत सारे मैनुअल काम करते रहते हैं और मैनुअल हम लोग सोचते हैं कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, लेकिन अगर हम एआई इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये हो सकता है कि जो हमारे मशीन लर्निंग है और बाकी जो हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं वो कस्टमर के बारे में सोच को उसको एक सोल्यूशन दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैज़ कैश से आप बिल की अदायगी करते हैं, बिजली के बिल की। अगर हमारे पास डेटा मौजूद है तो हम ये कस्टमर को खुद ही प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, मशीन जो है या एआई, कि जी आपका अगला बिल आने वाला है, आपका औसतन बिल जो है वो 30,000 रुपये होता है, आपके बैंक में इस वक्त 50,000 रुपये फालतू पड़े हुए हैं, आप इसको सेविंग डिपॉजिट कर दें तो आपका जो बिल है जो 30,000 रुपये का, उसका शायद 1,000 रुपये जो है वो आपकी इंटरेस्ट से कवर हो जाएगा। सो द मशीन एंड द एआई हैज़ कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू ऑफर अ सोल्यूशन टू द कस्टमर, जो कि कस्टमर के लिए वैलिड होगी। हम इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन की आप अक्सर बात करते हैं और जाहिर है किसी भी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी के लिए डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर बहुत बड़ा है। बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अब, या आप लोगों के आने के बाद जिस तरह एक रेवोल्यूशन आप लोग लेके आए,
इस टेक्नोलॉजी की सूरत में इससे फ़र्क पड़ा है? आपको डॉक्यूमेंट हो रही है, आपको लगता है? जी, लेकिन जिस स्पेस से डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस स्पेस से नहीं हो रही है। देखें, पाकिस्तान अभी भी अपने फ़िक्र में भी थोड़ा सा पीछे है। जो हम कैशलेस इकॉनमी की बात करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को नोटिस लिया, एक टास्क फोर्स बनाई जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। उसमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो शामिल हैं, स्टेट बैंक से लेके FPR, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। और उसकी काविश सबसे पहले यही है कि जिधर भी कैश है हम कैश को रिप्लेस करें, क्योंकि देखें कैश की कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होती, कैश के साथ करप्शन होती है, जरासीम फिलते हैं, कैश प्रोड्यूस करने की भी एक कॉस्ट होती है, और हमारे इकॉनमी में कैश इन सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम बाकी ममालिक को देखते हैं, वो हर जगह, आपने शायद देखा होगा, आपने आईफोन की बात की थी, बाकी ममालिक में टैप किया और आपने पे किया, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कॉमर्स भी बढ़ जाती है। हम अभी तक कैश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तकरीबन 95% जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिटेल लेवल के ऊपर, वो कैश के ऊपर होती है। तो हर एक को ये पता है कि जी कैश फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, डिजिटल पे जाना है, लेकिन कैसे जाना है। अब बाकी ममालिक में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मशीनें थी, पाकिस्तान में वो तकरीबन कोई 1 लाख के करीब मशीनें हैं, कोई 70-1,000 यूनिक लोकेशंस हैं, और उसकी कीमत जो है वो भी कोई $150 के करीब है। हमें उस मॉडल पे जाना है जिस तरह चाइना में गए हैं, जिधर हर जगह QR कोड लगा हुआ है। अब स्टेट बैंक की एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत उन्होंने हर जगह एक कॉमन QR कोड बना दिया, उसका प्रोजेक्ट का नाम है रास्त। तो अब जैज़ कैश जैसी जिस तरह की कंपनियां हैं वो हर जगह रास्त का QR कोड लगा रही हैं, ठीक है। हमारे इस वक्त कोई 3.5 लाख के करीब ऐसे मर्चेंट्स हैं जो कि QR कोड के ऊपर हैं, और अब इन सारे के सारों को रास्त के ऊपर लेके आ रहे हैं। उसमें यह है कि चाहे जैज़ कैश ने लगाया है, HPL का कस्टमर है, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। और एक्चुअली ये हम इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और हम देखते हैं एब्सोल्युटली। और हर जगह देखें, ये 3.5 लाख के करीब मर्चेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, तकरीबन टोटल 50 लाख के करीब हैं। और होपफुली ये पेस बढ़े और जल्द और लोग इसका हिस्सा बने। और होपफुली आपको आज की कॉन्वर्सेशन जो है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं उनकी क्लैरिटी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इब्राहिम साहब, CEO जैज़, फॉर बीइंग विद अस। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। बहुत से इश्यूज़ हैं। अभी आपको पता है एक ट्रैफिक हादसा हुआ, बड़ा हौलनाक था। टूटी फूटी सड़कें, बदहाल सड़कों, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के शदीद फुकतान और इंतजामिया की गफलत के बायस ट्रैफिक हादसा में लोगों की जाने जाने जा रही हैं। हम बात करते हैं सिंध की, लेकिन क्या कीजिए कि हर कोई ऐसा लग रहा है एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा है। जैसे कि MQM जो है वो सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत जो है वो वफाक को सुना रही है, तो सारे एक दूसरे को सुना रहे हैं। वफाक सिंध से फंड्स ना मिलने के शिकवे भी कर रहा है, जबकि वफाक समझता है ये सूबाई मामला है। गवर्नर अदालतों को खतूत लिख रहे हैं कि वही कुछ कर दे। 3 दिन पहले जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं, 7 जाने वाले ज़ायरीन की गाड़ियों को पेश आने वाले हादसात में 16 ज़ायरीन जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। 8 साल से वफाक ने इंडस हाईवे पर कोई काम नहीं किया, उनका ये कहना था। और कराची में आपको पता है वाटर टैंकर्स और डंपर्स का तो एक और ही सिलसिला है। उन हादसात में शहरियों की हलाकतों का एक ऐसा लगता है सिलसिला चल रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा। कैसे ख़त्म होगा? कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद रवां साल, मतलब अभी हम फरवरी में हैं, मिडल ऑफ फरवरी में 108 से बढ़ गई है। और ये मामला अमन और अमान ख़राब होने का भी इशारा करता है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक हादसात की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली, हुकूमत पर डाली, और कहा कि माजी की तरह शहर में अमन और अमान का मसला पैदा हो सकता है। डंपर कंटेनर माफिया को खुली छूट है कि लोगों की जिंदगियों से वो खेले। और अगर एक बयान थोड़ा सा धमकी आमेज अगर आफाक अहमद ने दे दिया कि भाई 3 दिन का हम नोटिस देते हैं, और अगर 3 दिन में नोटिस नहीं लिया गया तो हमें नहीं मालूम क्या होगा, और वो डंपर कंटेनर इत्तफाक से जलाए जाने लगे। अगर आफाक अहमद बयान ना भी देते तो ये डंपर कंटेनर जलाए जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ख़त्म नहीं होगा। अब मेरी इस बात पे मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जी, ये सब कुछ हो रहा है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लें कि एक ट्रैफिक हादसा है जो सक्कर के करीब हुआ, और ऐसे हादसात इस इलाके में एक मामूली बन चुके हैं, होते भी रहते हैं। यहाँ मरकज़ी या ज़िली किसी सड़क की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर इस सब का ज़िम्मेदार आप वफाक को क्यों समझते हैं? सबसे पहले तो हमें ये बता दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके कुछ फेडरल सब्जेक्ट मैटर्स हैं, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर्स हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मुझे तो अफसोस होता है अक्सर इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी कुछ लोग दे रहे होते हैं कि हाउ कैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोविंशियल और अ लोकल गवर्नमेंट। तो जो मोटरवेज हैं या आपकी NHAs हैं, ये सारी की सारी वफाक की जिम्मेदारी हैं, उनकी जुरिस्डिक्शंस आ जाती हैं इसके अंदर। और आपने देखा कि बदकिस्मती से ये जो हादसा हुआ जिसमें काजी अहमद पे और ये रानीपुर वाली साइड पे जो जा रहे थे, ये जो शहबाज कलंदर साहब के मज़ार पर, तो उसके अंदर तकरीबन 16 लोगों की जान चली गई, 45 लोग जो है वो जख्मी हुए और 24 घंटे से ज़ायद ट्रैफिक मुअत्तल रही। अब ये अंदरूनी शहर में नहीं हुई है, ये हाईवे पे हुई है। और हम ये नहीं कहते हैं कि अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिस तरीके से कराची या दूसरे इंटरनल सिटीज़ के अंदर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। आपने देखा हमने व्हीकल सेफ्टी टेस्ट, टाइमिंग्स, अथॉरिटीज़, कुछ ऑफिशियल्स भी चेंज किए। तो जहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी डू एक्सेप्ट, लेकिन हम अपना मुतालबा करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 148 कैटेगोरिकली स्टेट करता है जो रिलेशंस हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर के, हाउ द बोथ द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जो हमारा मोटरवे है या जो नेशनल हाईवे की जो वो शाहराहें हैं जिन पे हादसात हो रहे हैं या जो तबाहाली का शिकार है, उन पे काम करें। और सिंध 70% रेवेन्यू दे रहे हैं, हम कोई अनजस्टिफाइड डिमांड्स नहीं कर रहे। आपकी डिमांड्स जायज़ हैं, लेकिन अरसलान शेख साहब लोग पूछते हैं ना फिर कि भाई आप तो अभी भी वफाक में पार्टनर हैं इनके, पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप होती है, मतलब आपकी वजह से उनकी हुकूमत खड़ी है, कायम है। माजी में आप अकेले भी हुक्मरान रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत कभी भी आइडियल तो नहीं है। तो फिर लोग पूछते हैं कि आपकी अपनी भी कोई कमज़ोरी है इसमें? पीपल्स पार्टी ने हमेशा चारों सूबों की बात की है, और जो सड़कों की आप बात कर रहे हैं, हमें 2008 से 13 तक एक टेन्यूर ज़रूर मिला। उसके अंदर हमने हमने सिंध को देखें, ये नहीं किया कि सिर्फ सिंध में मोटरवे बन जाए या तो अपना सिंध के अंदर काम हो, हमने चारों प्रोविंस को इक्वली ट्रीट किया। उस वक्त ये हुआ कि CPEC के भी मंसूबे थे, चाइनीज कुछ अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थे कि जो तमाम आपके कनेक्टेड प्रोविंसेस हैं उनके ऊपर मोटरवेज का बने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने। और ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विजन के मुताबिक आज जो आप सक्कर से मुल्तान और मुल्तान से लाहौर और इस्लामाबाद, अदर दिन लाहौर इस्लामाबाद, ये सारे उस दौर के मंसूबे हैं। और उस वक्त भी ये डिसाइड हुआ था कि फिल फॉर इस वाले प्रोजेक्ट्स को भी किया जाएगा, लेकिन उसमें FWO को रोल असाइन किया था। 13 से गुजरे हुए आज 11 साल हो गए। FWO वफाक में कभी X गवर्नमेंट है, कभी Y गवर्नमेंट है, कभी Z गवर्नमेंट है, लेकिन वो जो अपना कमिटमेंट है मोटरवे बनाने को, उसको पूरा नहीं कर रहे। और आप देखें कि ये जो इवन कराची टू हैदराबाद मोटर, इट्स लाइक अ ड्यूल कैरेज तो शायद ना 2-3 उसमें जो अपना लेन्स हैं, लेकिन आप उसको एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मोटरवे नहीं कह सकते। तो इस तरीके की फेडरल गवर्नमेंट ने इस मोटरवे का ये आपके सामने हैदराबाद सक्खर रूट जो है आपके सामने, और अगर आप नोट करें कि जो सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि नेशनल हाईवे सिंध गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, लेकिन ऑल्टरनेट रूट जो आपका सेवन और जो दादू का है, वो इंटरनल शहरों से जो रोड जा रहा था, सिंध गवर्नमेंट ने वो बनाए और आज लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ आपने भी देखा कि मलीर एक्सप्रेस वे जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शाहरा के नाम से मंसूब किया गया, एक शहर के अंदर, अंदरूनी शहर के अंदर नालों और एनफोर्समेंट के बावजूद हमने मुख्तसर अरसे में उसको बना के लोगों के लिए फर्स्ट फेज खोल दिया है। लेकिन एक बना बनाया हाईवे, हमारी डिमांड आई थिंक जस्टिफाइड है कि इनको चाहिए। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब, सिंध हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ हैं। एमकेएम भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो एक पर्सपेक्टिव उनसे भी डेफिनेटली लेना, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्वियस चीज़ से ज़्यादा बढ़ के बात की है। रहनुमा MQM पाकिस्तान सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीद हमारे साथ हैं।
आपसे हम ये कहेंगे कि कराची में ऑब्वियसली हैवी ट्रैफिक, डंपर्स वगैरह के जो हादसात हुए हैं, सभी को इस पर तशवीश तो है, लेकिन MQM किसी और लेवल पर बात कर रहे हैं, तो फसादात का खदशा जो है वो आप लोग जाहिर कर रहे हैं और ज़िम्मेदार जो है सूबाई हुकूमत, आप लोगों की तरफ से कह रहे हैं कि वही ज़िम्मेदार है, तो सूबाई हुकूमत का कसूर एग्जैक्टली क्या है? इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जितने भी मामला हेवी डंपर्स या हेवी ट्रैफिक की वजह से हो रहे हैं वो दिन दिहाड़े हो रहे हैं। इन हेवी ट्रैफिक या डंपर्स को डे टाइम में रोड पे अलाउ करना सरीहन सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंतजामी तौर पे जो जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत को अदा करनी है, भाई ट्रैफिक का महकमा सूबाई हुकूमत के पास होता है, अपोजिशन के पास नहीं होता। इस चीज को समझने की जरूरत है। ट्रैफिक का महकमा फिटनेस ठीक है नहीं है, दिन दिहाड़े यहाँ लोगों को जो है कुचल दिया जा रहा है और फिर सूरत हाल तो अब यूं हो गई है कि फ्लैट में घुस जा रहे हैं डंपर्स और ट्रॉलर्स। समझने की जरूरत ये है कि जितनी भी रेगुलराइजेशन और इंतजामी तौर पे जो मामला करने थे वो सूबाई हुकूमत की जुरिडिक्शन में आते हैं। सूबाई हुकूमत वो काम करने में बुरी तरह नाकाम रही है। इसी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये बात समझती है और कि इन सारे मामलात में जिम्मेदारी भी बनती सूबाई हुकूमत की है। ट्रैफिक का जो SO है वो कैसे अलाउ कर दे रहे हैं अपने जुरिडिक्शन में एक हेवी ट्रैफिक को अपने एरिया में, ये बात समझने की जरूरत है। अच्छा, फिटनेस कौन चेक कर रहा है? महकमा ट्रांसपोर्ट किसके पास है? भैया वो सारे सवालात ऐसे हैं कि जिसका जवाब सूबाई हुकूमत को देना है। और रही बात तशवीश की, तशवीश नहीं करनी है सूबाई हुकूमत को। सूबाई हुकूमत को अमलन इस पे काम करना है जो वो करने में बुरी तरह नाकाम है। अली खुर्शीदी साहब, पीपल्स पार्टी से आप शिकायतें कर रहे हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन MQM साल से वफाक में हुकूमत का हिस्सा रही है, सिंध में भी आप पार्टनर हैं, शहरी हुकूमत के तो आप मुकम्मल मालिक थे, शहर के मालिक थे, तो जो मसाइल हैं उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। पर्टिकुलरली अगर कराची की बात कर लें, हैदराबाद की बात कर लें, आपका कोई हिस्सा कंट्रीब्यूशन नहीं है इन शहरों को जो मसाइल का सामना है। इस चीज को समझने की जरूरत होगी कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इख्तियार इख्तियारात के साथ मौजूद था तो पूरी दुनिया ये बात गवाह है, तो पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लग गया था। मैं स्पेसिफिकली कराची शहर की बात कर रहा हूँ। और फिर आज 2022-23 की मैं अगर 2 साल पहले की बात कर लूँ तो आज 16 साल की हुक्मरानी के बाद सिंध हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी के, जिसमें मकामी हुकूमत भी इनके पास है, ये शहर दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। तो जितना जिसका कसूर है उसको समझने की जरूरत है। कौन कितना परफॉर्म कर सकता है, किसका पास रिकॉर्ड कैसा है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कौन डिलीवर करना चाहता है। कराची इनकी तरजीहात में नहीं है, शहरी सिंध पीपल्स पार्टी की तरजीहात में नहीं है, यही तो रोना है हमारा। ऑलराइट, आपने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया अली खुर्शीदी फ्रॉम M, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम जी। आपको पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम क्या होने जा रहा है? कल हो रहा है इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस और जिसमें इलाकाई रवाबित की अहमियत और फ़रोग पर बात होगी। CPEC के तनाज़ुर में ये कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है डेफिनेटली। और हमें अभी ज्वाइन किया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट में हैं, जो कि पाकिस्तान का बाय द वे सबसे बड़ा थिंक टैंक है। आपको ये भी बताते हैं। शुक्रिया मुशाहिद साहब। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, रीजनल कनेक्टिविटी इन पाकिस्तान, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। ये पाकिस्तान का जो लोकेशन है, पाकिस्तान एक महवर बन रहा है इलाकाई कनेक्टिविटी का, जिसमें साउथ एशिया, जनूबी एशिया, चीन, वसी एशिया और खलीज के ममालिक शामिल हैं। और उसके 3 मौके और 3-4 मौके में मिल रहे हैं। एक तो ट्रेड है, तिजारत, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है टूरिज्म और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल लिंकेजेस। और एक बुनियाद तो रख दी गई है, जैसे आपने फरमाया भी CPEC के हवाले से, क्योंकि CPEC की कनेक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी मजबूत है। अब हम इलाकाई तरफ जा रहे हैं और इस रीजनल कनेक्टिविटी में हमारे साथ कई हमारे दोस्त भी होंगे और उस हवाले से हम समझते हैं कि हम एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं इन इलाकों के दरमियान और इवन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि मगरब और मशरक के दरमियान भी हमारे दोनों से ताल्लुकात भी हैं। हमारी लोकेशन एशिया में है, वेस्ट में हमारा डायस्पोरा भी है, हमारे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स से भी ताल्लुकात हैं। तो ये जो नया सिचुएशन आई है जिसमें की एलिमेंट है इलाकाई ताउन, और अब जनूबी एशिया में तब्दीली आ गई है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव।
तो सारे ये दोस्त चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक कलीदी किरदार अदा करे, और इसके हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा मुशाहिद साहब, कौन कौन से मुल्कों के डेलीगेट्स जो हैं ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, ये भी बताइए। ये हमने किया कि सेंट्रल एशियन के हैं और चाइना के हैं और कुछ साउथ एशियंस भी हैं और कुछ वेस्ट से भी हैं, तो और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गल्फ से भी हैं, खलीज से भी हैं। तो उस हवाले से इट्स क्वाइट अ बिग इवेंट, और हम समझते हैं कि ये जो इस वक्त सारा जो एक खिता तब्दील हो रहा है, दुनिया में भी एक चेंज आ रहा है, फोकस हो रहा है जियो इकोनॉमिक्स पर, और वो जो लड़ाइयाँ हैं, जो कशीदगी है, उसको खात्मा किया जाए। मिडल ईस्ट में भी सीज फायर हो गया है, उधर भी बात हो रही है रिकंस्ट्रक्शन की, रिकंसिलिएशन की और रीजनलिज्म की, तो इसको हमने आगे बढ़ाना है। और इस खिते में पाकिस्तान एज अ मेजर मिडिल पावर हमारा एक बड़ा कलीदी किरदार है, और हमारा जो रोल है माजी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, कई दफा कुछ नेगेटिव भी रहा है क्योंकि वो वॉर ऑन टेरर थी और अफगान सिचुएशन थी। अब उसको आगे उससे निकलना है हमने और आगे बढ़ना है, और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अनोखा एक मौका है, और बाकी मुल्क भी तैयार हैं, बशमूल चीन, वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं, ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये लैंड लॉक्ड हैं एंड दे वांट टू बी लैंड लिंक्ड थ्रू गवादर, और हम उनको रास्ता दे रहे हैं अरेबियन सी और इंडियन ओशन में। और गल्फ के ममालिक भी चाहते हैं, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो या कतर हो और बाकी ममालिक भी, और चीन के साथ तो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और जनूबी एशिया के ये जो ममालिक का मैंने जिक्र किया, ये भी बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि हमारे साथ गुर्बत बढ़ाई जाए, और ख़ासतौर पर बांग्लादेश की तब्दीली के बाद। सर्टनली, चलिए बेहतरीन और गुड लक। बेस्ट ऑफ लक विद द कॉन्फ्रेंस टुमारो। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ थे, चेयरमैन चाइना इंस्टीट्यूट। That is it. We're going to see tomorrow, inshallah. Bye.